Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about Mulk Raj Anand, who is an Indian English writer. We will discuss about his life, work and also summary of his major works. So let's start. Mulk Raj Anand's time of period is 1905 to 2004. His life and career. India's most controversial novelist Mulk Raj Anand was born on 12th December 1905 in Hindu Kshatriya family in Peshawar, now in Pakistan but in northwest frontier province of India. इंडिया के ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहने वाले नॉवलिस्ट थे मुल्क राज आनंद। इनका बर्थ हुआ था 12 दिसंबर 1905 को हिंदू क्षत्रिय फैमिली में। कहाँ पे हुआ था? पेशावर में, जो पेशावर आजकल पाकिस्तान में है। His father Lal Chand was a coppersmith who matriculated and rose to the position of the head clerk in Dogra regiment of the British Army. उनके फादर का नेम था लाल चंद, जो एक कॉपरस्मिथ थे। उन्होंने मैट्रिकुलेशन की थी। मैट्रिकुलेटेड मीन्स उन्होंने 10th पास की थी और उन्होंने अपनी पोजीशन रोज कर ली थी एज अ हेड क्लर्क ब्रिटिश आर्मी के डोगरा रेजिमेंट में। इनकी मदर का नेम था इशावर कौर, जो एक पीजेंट फैमिली से बिलोंग करती थी। तो इनके 5 सन्स थे, यानी कि किनके थे? इनके 5 सिबलिंग्स थे, ब्रदर्स थे ये सभी। तो ये 3rd नंबर पे थे मुल्क राज आनंद। आनंद करियर कैन कन्वीनियंसली बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मुल्क राज आनंद के हम करियर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। These are the early years in India 1905 to 1925, the years abroad 1925 to 1945 and the later years in India. तो 1946 to 2004 पहले ये इंडिया में थे, देन फिर अब्रॉड गए थे। अब्रॉड इन्होंने 20 ईयर्स स्पेंड किए, देन दोबारा से फिर ये वापस आ गए थे इंडिया में। Then he studied at Khalsa College, Amritsar and Punjab University. Left for England for higher study in and research in philosophy. तो इन्होंने खालसा कॉलेज में स्टडी की थी अमृतसर में, जो पंजाब में, पंजाबी यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी एजुकेशन गेन की थी। देन ये हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड चले गए थे और फिलोसफी और रिसर्च के लिए स्टडी करने के लिए। रिटर्न टू इंडिया, तो ये इंडिया रिटर्न आए थे, वापस आए थे 1932। तो थोड़ा टाइम इन्होंने स्पेंड किया यहाँ पर आके 1932 में साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी के साथ। देन इन्होंने मैरिज की थी 1938 में लंदन में की थी। किसके साथ की थी? कैथलीन वैन ग्लैंडर, जो एक एक्ट्रेस थी, उनके साथ मैरिज की थी। और इनको 2 अवार्ड्स, बहुत ही फेमस 2 अवार्ड से भी निवाजा गया है। नंबर 1 इज़ इंटरनेशनल पीस प्राइज ऑफ वर्ल्ड पीस काउंसिल इन 1952 में इनको इंटरनेशनली पीस प्राइज के लिए। देन 1967 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। देन इन इंग्लैंड ही इंटरेक्टेड विद द ब्लूम्सबरी इंटेलेक्चुअल्स। तो इंग्लैंड में ये ब्लूम्सबरी, ये एक ग्रुप था इंटेलेक्चुअल्स का, उनके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ। तो किन किन से मिले थे ये? E.M. फॉरेस्टर, हेनरी मिलर, T.S. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, हर्बर्ट रीड, इनके साथ ये मिले थे, इंटरेक्ट हुआ था इंग्लैंड में ब्लूम्सबरी ग्रुप के जो इंटेलेक्चुअल्स थे। ही वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ द लिटरेरी मैगजीन, तो लिटरेरी मार्ग मैगजीन, तो ये फाउंडर भी थे, एडिटर भी थे लिटरेरी मार्ग मैगजीन के मुल्क राज आनंद। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था इनके वर्क मॉर्निंग फेस के लिए 1971 में। तो अब बात करेंगे इनके वर्क्स की। लिस्ट है ये सभी जो वर्क लिखे हैं मुल्क राज आनंद ने। नंबर 1 इज अनटचेबल, टू लीज एंड अ बट, अ लाल सिंह ट्रायोलॉजी, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज, द बिग हार्ट, द ट्रैक्टर एंड कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज, 7 Summers, Private Life of an Indian Prince,
Reflections on Golden Bed and Other Stories, The Old Woman and Cow of Curry, The Road, The Death of a Hero, Epitaph before Magbol Sherwani, Lajwanti and Other Stories, The Village, Across the Black Water, The Bubble, Sword and Seeker, The Coolie, Curries and Other Indian Dishes, Indian Fairy Tales Retold, Power of Darkness and Other Stories, A Lament on the Death of Master Arts, Morning Face, Roots and Flowers, Non-Fiction, Nine Moods of Bharata, Power and Pity. तो ये लिस्ट थी हमारे कुछ मेजर वर्क मुल्खराज आनंद की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ ब्रीफ समरी ऑफ हिज मेजर वर्क. जो इनके मेजर वर्क थे उनकी समरी को भी डिस्कस करेंगे. अनटचेबल जो इनका 1935 में आया था. इनके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? भाखा जो मेन करेक्टर है, हीरो है नॉवल का. लाखा फादर है बाखा का. सोहनी सिस्टर है बाखा की. कालीनाथ एक प्रीस्ट है टेम्पल के. रामचरण ये वॉशरमैन का बेटा है. छोटा ये लेदर वर्कर का बेटा है. अब हम समरी देख लेते हैं अनटचेबल नॉवल की. ये आनंद का फर्स्ट नॉवल है एंड हिज मोस्ट कम्पैक्ट एंड आर्टिस्टिकली सेटिस्फाइंग वर्क. ये एक बहुत ही सेटिस्फाइंग वर्क है, बहुत ही अच्छा लिखा गया है. इट डिपिक्ट्स अ डे इन द लाइफ ऑफ अ बाखा, अ स्वीपर बॉय. जो बाखा है वो एक स्वीपर बॉय हैं. वो उसकी लाइफ के सिर्फ एक दिन को ही डिपिक्ट किया जाता है मुल्खराज आनंद के द्वारा इस नॉवल अनटचेबल में. The novel has a good deal of human faces and more of sweeping and sweeper. तो इस नॉवल में ह्यूमन फेसेस को प्रेजेंट किया गया है, स्वीपिंग और स्वीपर्स को रिप्रेजेंट किया गया है. जो सेंट्रल करेक्टर है बाखा, उसकी एज 18 ईयर है. जो बेटा है जो जमादार हैं स्वीपर्स के, उनका लाखा का बेटा है. इसकी सिस्टर है जो सोहिनी है, वो बहुत अच्छी है. तो एक दिन क्या होता है, जो सोहनी होती है वो विलेज के जो वेल होता है उसमें पानी भरने के लिए जाती है. तो जो कालीनाथ होता है, प्रीस्ट होता है टेम्पल का, वो उसको वाटर ड्रॉ करने के लिए एग्री हो जाता है. जिससे सोहनी को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है ना उस पानी को निकालने में. तो वो उस समय प्रीस्ट अट्रैक्ट हो गया उसकी यूथफुल को देखकर, सोहनी की यूथफुल को देखकर, और वो उससे इम्प्रॉपर सजेशंस देने लगा. तो उसी आफ्टरनून में जो बाखा था तो वो उसने अटेंड की थी मैरिज अपने फ्रेंड की, रामचरण की सिस्टर की. देन फिर उसके बाद उन्होंने प्लान किया था हॉकी खेलने का 31st पंजाबीज के अगेंस्ट. तो बाखा ने गोल स्कोर कर लिया था, मगर उसने क्योंकि वो छोटी जाति से बिलोंग करता था, एक स्वीपर था ना, इसलिए वो जो पंजाबीज थे वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए उसकी बुलंदी को, उसकी जीत को. इसलिए वो उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दिया. व्हेन ही रिटर्न्स होम एट लास्ट, जब वो लास्ट घर में आया तो उसके जो फादर हैं लाखा, उन्होंने उसको रिबूक करना शुरू कर दिया, उसको गाली देनी शुरू कर दी और उसको घर से बाहर निकाल दिया. देन भाखा कर्नल हटचिंसन को मिलते हैं. वो उसको अपने घर में ले जाते हैं, मगर क्या होता है, जो उसकी वाइफ है कर्नल की, वो भी उसको शाउट करने चिल्लाने लग जाती है उस पर. तो ये डर के मारे वहाँ से भी चला जाता है. तो ही गोज टू अ गोल्ड मेडन. देन वो गोल्ड मेडन में जाता है एंड हियर विद द रैप्ट अटेंशन टू अ स्पीच ऑफ गांधी. तो फिर वहाँ पे वो गांधी जी की स्पीच सुनता है, द सेवियर ऑफ अनटचेबल. तो द सेवियर ऑफ अनटचेबल उनकी स्पीच है, उसके बारे में वो सुनता है. वो ही ऑल्सो लिसन टू द व्यू ऑफ द पोइट इकबाल नाश सरशार, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी कैन बी सॉल्व. तो वो
पोइट है इकबाल नाथ साशर, उसके भी व्यू सुनता है, वो बताता है भी हम अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बाखा इस स्पीच से इनके व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है और उसके मन में एक होप जग जाती है फ्यूचर में भी, आने वाले समय में कुछ तो मतलब अच्छा होगा, उसकी होप जग जाती है। रिटर्न टू हिज हाउस टू टेल हिज फादर अबाउट द महात्मा गांधी एंड अबाउट द मशीन दैट विल क्लियर डंग विदाउट एनीथिंग हैविंग टू हैंडल इट। तो बहुत उसको अच्छा लगता है उनके व्यूज़ को सुनकर। तो वो वापस अपने घर में जाता है, भाखा अपने फादर को बताता है कि महात्मा गांधी जी एक बात कर रहे थे एक मशीन के बारे में जो जो विदाउट हैंड यूजिंग किए वो डंग के हमारा वेस्टेज है उसको साफ कैसे किया जाएगा, ऐसी मशीन आएगी तो अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। दे थिंक वी आर मेयर डर्ट बिकॉज वी क्लियर देयर डर्ट। तो वो बोलते हैं हम गंदे क्यों हो गए हैं, क्योंकि हम गंदगी साफ करते हैं लोगों की, तो लोग हमें ही गंदा बोलने लग गए। तो उसके मन में होप है, तो अब अगर ये मशीन आ जाएगी तो क्या होगा, तो ये मतलब ये उनको भी जो गंदा बोला जाता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये उसके मन में होप जगा दी गांधी जी के थॉट्स ने, उसके व्यूज़ ने। देन कुली 1936 में लिखा गया नॉवल है बाय मुल्क राज आनंद। कुली इज अनदर ग्रेट एपिक ऑफ माइजरी ट्वाइस लॉन्ग एज अनटचेबल। ये 2 टाइम्स यानी कि दुगना बड़ा है अनटचेबल से। इसमें भी ये हमें माइजरी देखने को मिलती है। एक्शन ऑफ दिस नॉवेल्स आर नॉट अ कन्फाइंड टू सम पर्टिकुलर विलेज बट अ मूव्स फ्रॉम विलेज टू सिटी, फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड देन अगेन टू द नॉर्थ। तो इसके जो एक्शंस हैं नॉवल के वो पर्टिकुलर एक प्लेस पे नहीं है, जैसे हम अनटचेबिलिटी में देखें तो वो सिर्फ बाघा जहाँ पे विलेज है वहीं पे तक ही सीमित है। तो यहाँ पे इसमें देखते हैं तो कैसे विलेज से सिटी तक का हमें प्लेस देखने को मिलता है नॉवल में, फिर नॉर्थ टू साउथ, देन फिर नॉर्थ को। इट कंडक्ट्स अस ऑन अ गाइड टूर ऑफ इंडिया एंड गिव्स अस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी। तो इस नॉवल में हमें बताते हैं, इस नॉवल हमें रिप्रेजेंट करता है इंडिया के बारे में और इंडिया की सोसाइटी रिप्रेजेंट की है इस नॉवल में। इट्स सेंट्रल कैरेक्टर मोनो ऑर्फन बॉय हार्डली 15 ईयर्स ओल्ड। तो जैसे ये प्रीवियस लेक्चर में भी प्रीवियस नॉवल में भी हमने देखा था कि बाखा है, बाखा भी एक टीनेजर था, 18 ईयर था। ये इसमें भी जो मोनो है वो ऑर्फन है, वो उसकी एज भी 15 ईयर है। तो उसका ये भी एक सेंट्रल कैरेक्टर है। Mona is a universal, larger than life, symbolizing the suffering and misery of the downtrodden and exploited masses of India. In if enormous range and a multiplicity of action, Kuli has a almost epical quality. तो ये देखते हैं हम जो ऑर्फन है मोनो, जो एक ऑर्फन बॉय है 15 ईयर का, उसी के साथ ही ये रिप्रेजेंट करता है जो यूनिवर्स है। यूनिवर्स उसी एक सिंगल कैरेक्टर के साथ ही वो पूरे यूनिवर्स को, उसकी पूरी लार्ज लाइफ को सिंबलाइज करता है सफरिंग को और माइजरी को, पूरे जो ज़्यादातर एक्सप्लॉइटेड मासेस फेस कर रही हैं। इसके मेन कैरेक्टर है मोनो, जो सेंट्रल कैरेक्टर है दयाराम है जो उनके अंकल हैं, गुजरी है जो उसकी आंट है, हरी एंड के लक्ष्मी उसके फ्रेंड्स हैं। तो देन हम डिस्कस करेंगे टू लीव्स एंड अ बड। ये भी एक नावल है, 1937 में आया था। इट इज़ अ ड्रामेटिक नावल, ये एक ड्रामेटिकल नावल है। इंटरेस्ट arise from a clash of character. Its title is most suggested and appropriate, for it deals with the suffering and the misery of the worker on the tea plantation of Assam, workers who have to pluck 2 leaves and a bud day in and day out. तो ये एक ड्रामेटिकल नावल है, इसमें भी उसने माइजरीज शो की हैं, क्लैश शो की हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलता है, सफरिंग देखने को मिलती हैं, माइजरीज देखने को मिलती हैं। जो टी प्लांटेशन है, वर्कर्स हैं असम के, उनकी
सफरिंग को रिप्रेजेंट किया गया है। इट्स सेंट्रल कैरेक्टर गंगू इज अ larger than life figure like a mono. He is a middle aged farmer working on his field in a village near Hoshiarpur in Punjab. तो गंगू है इसका मेन करेक्टर, तो इज़ अ लार्जर देन लाइफ फिगर लाइक अ मोनो। तो इसके ये मिडिल एज्ड फार्मर है, वो कहाँ पे रहता है, होशियारपुर में रहता है, सॉरी वर्किंग करता है, वर्किंग ऑन हिज फील्ड। तो एक वर्किंग करता है फील्ड में, कहाँ पे करता है, एक विलेज में, होशियारपुर जो पंजाब में है। बट ही इज़ लर्ड बाय द फॉल्स प्रॉमिसेस आउट ऑफ अ टोट, लीव्स हिज नेटिव विलेज एंड गोज विद हिज वाइफ Sajani and his children Leila and Abudha to work on the McPherson tea estate in Assam. तो वो मतलब किसी के गलत प्रॉमिसेस, झूठे वादों से में उसमें आकर वो चला जाता है नेटिव विलेज को छोड़कर अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ टी एस्टेट में काम करने के लिए असम में। Soon he discovered that the promises made to him were all false. तो उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है, जल्दी उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसको जो प्रॉमिसेस किए गए थे, वादे उनके साथ किए गए थे, वो सारे झूठे थे। दैट द वर्ल्ड ऑफ अ टी प्लांटेशन इज़ लाइक अ प्रिजन हाउस। तो उसको अब जो उससे वो तो पैसा कमाना चाहते थे ना, अब वो जो टी प्लांटेशन का वर्क है उसको एक प्रिजन लगने, वो उसको कैद लगने लग गई थी। द नॉवल शोज injustice of the British Raj, the exploitation of the colonialist, and the misery and the suffering of the Indian masses are all exposed. तो इसमें injustice दिखाई गई, ब्रिटिश राज में कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी उसको दिखाया गया है। इंडियन मासेस के साथ ज़्यादातर लोगों के साथ कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इंडियंस को बाय ब्रिटिश राज। तो इसके मेन कैरेक्टर कौन थे, गंगू था जो मेन कैरेक्टर था, इसकी वाइफ थी संजनी, इनके बच्चे थे गंगू के लैला एंड बुद्धू रेगी असिस्टेंट मैनेजर थे। देन अदर वर्क्स देख लेते हैं। तो द लाल सिंह ट्रायोलॉजी क्या होती है, 3 वर्क्स होती हैं। 3 वर्क्स को हम ट्रायोलॉजी बोलते हैं। तो नंबर 1 है द विलेज, नंबर 2 है अक्रॉस द ब्लैक वाटर, नंबर 3 sword and the sickle. These all deals with the boyhood, youth and the early manhood of लाल सिंह। ये जो तीनों नॉवल हैं ये डील करते हैं एक बंदा लाल सिंह के, उसके बॉयहुड के बारे में, यूथ के और अर्ली मैनहुड के बारे में डिस्कस करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं ये तीनों नॉवेल्स। द ट्रायोलॉजी covers the period of a few years before a World War I to the post-war era in India. तो वर्ल्ड वॉर 1 के फ्यू ईयर्स को और पोस्ट वॉर ईरा को रिप्रेजेंट करता है ये नॉवल। तो डिस्कस कर लेते हैं। द विलेज, दिस नॉवल डील्स विद द बॉयहुड ऑफ लाल सिंह, अ बॉय लाइक मोनू एंड बाखा। तो ये विलेज जो नॉवल है इसमें दिखाया गया है, बॉयहुड दिखाया गया लाल सिंह का, जो एक बॉय है जैसे मोनो और बाखा थे अनटचेबल और कुली नॉवल में, बट बिलोंगिंग टू अ स्लाइटली हायर सोशल स्टेटस, मगर उसका जो सोशल स्टेटस था वो थोड़ा हायर था। His father Nihal Singh is a farmer beating disguise. Karl Singh runs away from his home and join army, and his brother murder his wife and her lover and is crime and hanged for his crime. तो सॉरी फॉर रॉन्ग टाइपिंग। तो उनके जो फादर थे निहाल सिंह वो एक फार्मर थे। तो वो जो फार्मर थे उसके वो एक फार्मर का बेटा था। तो लाल सिंह क्या करता है, वो घर से चला जाता है, वो ज्वाइन कर लेता है आर्मी को। तो उसका जो ब्रदर है वो उसकी वाइफ को मर्डर कर देता है और उसकी लवर को, और फिर वो अपने क्राइम के लिए उसको हैंग्ड कर दिया जाता है, उसको फांसी हो जाती है। द फैमिली इज रूइंड, तो उसकी सारी फैमिली बर्बाद हो जाती है। ओल्ड निहाल सिंह डाइड ब्रोकन हार्टेड। तो निहाल सिंह मतलब टूटे हुए दिल से उसकी भी मतलब मर जाता है वो। एज वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक्स आउट, लाल सिंह सेल्स हिज रेजिमेंट अक्रॉस द ब्लैक वाटर।
तो फिर वो भी वर्ल्ड वॉर 1 में जो हो शुरू हो गई थी, तो लाल सिंह को भी जाना पड़ा रेजिमेंट के साथ ब्लैक वाटर की तरफ। अक्रॉस द ब्लैक वाटर ये सेकंड नॉवल है ट्रायोलॉजी का। ये भी एक्सपीरियंस बताता है भी उसने फ्रांस में लाल सिंह ने कैसे अपने एक्सपीरियंस किया वॉर के ड्यूरिंग। तो द स्वॉर्ड एंड द सिकल, दिस इज द थर्ड novel. This novel deals with the final phase in Lal Singh's career. Back in India, he takes active part in India's struggle for freedom. He is shocked and frustrated by the tension and conflicts, greed and selfishness which characterize Indian society even during the glorious Gandhian decades. तो ये थर्ड नावल है द स्वॉर्ड एंड सिकल। इसमें भी फाइनल फेज रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें दिखाया गया है, तो वो दोबारा इंडिया में आ जाता है, तो एक्टिव पार्ट इंडिया की स्ट्रगल में फ्रीडम के लिए वो भी अपना पार्टिसिपेट करता है। ही शॉक्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड बाय द टेंशन, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को देखकर। ग्रीड्स, लोगों में लालच बहुत था, सब लोग अपने के बारे में ही सोच रहे थे। वो भी उस सोसाइटी में गांधीयन डेकेड्स में भी ऐसा हो रहा था। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाल सिंह एजुकेशन थ्रू विच ही अटेंड मैच्योरिटी एंड सेल्फ नॉलेज। तो इसी एजुकेशन के थ्रू उसने मैच्योरिटी और सेल्फ नॉलेज गेन की। Thanks for watching. If you like this video, then press like button and don't forget to subscribe our channel. Thank you.